अगर आपको ये ऑडियो शो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि ऐसी ही ऑडियो बुक्स इस शो पर हर हफ्ते आती रहें, तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारी मेहनत के नाम। आपकी कंट्रीब्यूशन से हम आपकी पसंद की किताबें खरीद पाएंगे और आपके लिए लगातार नई कहानियां ला पाएंगे। आप इस क्यूआर कोड पर अपने हिसाब से कुछ भी अमाउंट 10, 20, 50 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको अगर कोई खास बुक चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है एहतेशाम रईस और आप सुन रहे हैं दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखी गई आको बाको। पहला पन्ना। उन सभी शायरों, लेखकों के नाम जो कुत्ते की मौत मरे और मरते रहेंगे। जी हाँ, यही उस शायर की इकलौती किताब की पहली लाइन थी। वो किताब उसने कैसे और कब लिखी, ये एक लंबी कहानी है। उसके बारे में यही कहा जा सकता है कि लोगों की जेब से फसाना चुराकर वो अपनी जेब में रख लेता था। जिसका फसाना चुराता था वो कभी खुद जान ही नहीं पाता था कि उसका एक हिस्सा चोरी हो गया है। रोज लिखता, रोज फाड़ देता। लाखों पन्ने लिखे होंगे, लेकिन अपना लिखा एक भी पन्ना अपने पास नहीं रखा। उम्र थी यही कोई 43-44 साल। हमेशा एक नशे में रहता, लेकिन वो नशा शराब का नहीं था। कोई पूछता कि इतना मस्त कैसे रहते हो, तो एक हाथ अपने दिल पर और एक आसमान में दिखाकर कहता, उसका नशा है। कभी कोई समझ नहीं पाया, उसका कौन? ऊपर वाला या कोई लड़की? जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो जो भी लड़की आकर कहती कि हमारे ऊपर कुछ लिख दीजिए, तो बस 5-10 मिनट में लिख कर दे देता। जो लड़की जितना पास आने की कोशिश करती, वो उससे उतना ही दूर भागता। जिस लड़की को एक बार कविता लिख कर दे दी, उसके बारे में कभी दोबारा नहीं लिखता। लोग उसको शायर, कवि, पगला कुछ भी बोलते। लाइफ में क्या करोगे? जब कॉलेज में पढ़ने वाले उसके साथी लड़के उससे पूछते, तो बीड़ी का एक कश अंदर खींचते हुए कहता, कुछ अच्छी बात करो यार, क्या बोरिंग बातें करते हो। कॉलेज के पहले साल से ही अखबार में उसकी कविताएं छपने लगी थीं। जब कवि सम्मेलन में सुनाने बैठता तो बाकी लोगों को खा जाता। उसके बाद के कवि जब कविता सुनाने आते तो ऐसा लगता कि क्या बकवास कविता सुना रहे हैं। वो अपनी कविता सुनाने के बाद कभी कवि सम्मेलन में नहीं रुकता, पैसे लेता और निकल जाता। पैसे लेकर सीधे शहर के उस हिस्से में जाता जिस बस्ती में शरीफ लोग जाते तो हैं लेकिन बताते नहीं। अब उन लड़कियों को इसकी आदत हो गई थी। वहां बैठकर वो कविताएं सुनाता। लड़कियों के कस्टमर आते जाते रहते, लेकिन वो अपनी धुन में बैठकर कुछ बोलता रहता। कविता कहते हुए बीच बीच में लड़कियां रोने लगती। रोते ही दिन भर की उनकी थकान मिट जाती। जब लड़कियां रोती तो वो उनसे मजाक में कहता, देखना, जिस दिन मरूंगा ना, पूरा शहर रुक जाएगा, उस दिन रोना। शायर साहब को अपने कमरे में ले जाने के लिए लड़कियों में लड़ाइयाँ होती। जब लड़कियां लड़कर थक जाती तो एक नंबर तय होता। एक लड़की शायर साहब को लेकर गई। उसने जाते ही अपने कपड़े खोल दिए। शायर ने उठकर उस लड़की के कपड़ों को एक एक करके ऐसे उठाया जैसे एक बूढ़ी औरत गिरा हुआ एक एक फूल चुनती है। फिर उन कपड़ों को इकट्ठा करके उस लड़की के हाथ में दे दिया और आंख बंद करके बिस्तर पर लेट गया। लड़की ने प्यार से उसके माथे को चूम लिया। वो शायर की शक्ल में कुछ ढूंढती रही। शायर ने पूछा, क्या ढूंढ रही है? लड़की बोली, अपना खोया हुआ शहर। शायर ने उसको गले लगा लिया। रात भर वो लड़की कुछ बड़बड़ाती रही। उसको खुद नहीं पता था कि उसके अंदर इतनी बातें थी। सुबह होने पर जब लड़की की आंख लगी, शायर कमरे से इतने हल्के से गया कि किसी को खबर नहीं हुई। जब लड़की सोकर उठी तो उसको एक कविता मिली। उस कविता में रात, उसका खोया हुआ शहर, वो पूरी लड़की थी। लड़की कविता को अपने सीने से लगाकर बहुत देर तक रोती रही। उसने उस कविता को कमरे में रखे भगवान के पास रख दिया, जैसे वो कविता नहीं, नए भगवान हो। जब रोज अगरबत्ती जलाती तो उस कविता को एक बार छू कर देखती। शायर का जादू कुछ ऐसा था कि जब एक लड़की के साथ सो लेता तो अगली बार वो उसके लिए झगड़ा नहीं करती। कविता प्यास मिटा सकती है, ऐसा उस पुरानी हवेली की कई लड़कियां मानने लगी थी।
कस्टमर आते जाते, लेकिन शायर का ख्याल वहाँ टिका रहता। शायर का जब एक हवेली से मन भर जाता तो वो दूसरी हवेली जाता और वहाँ का हो जाता। जब साथ के दोस्त नौकरी घर परिवार में लगे थे तब शायर इस दुनिया को अपनी कविता से समझने में लगा था। इस दुनिया को समझने की कोशिश जब भी हुई है, हर खोज यहीं पर आकर रुकी है कि ये दुनिया रहने लायक नहीं है। यहाँ आदमी आदमी बनकर नहीं रह सकता। एक बार शायर को किसी कॉलेज में बोलने के लिए बुलाया गया। शायर ने कहा, तुम लोगों पर बातों का कोई असर थोड़े होगा। कबीर, नानक, गांधी की बात का असर नहीं हुआ तो मेरी बात का क्या होगा। लोगों को लगा कि शायद शायर आगे भी कुछ और बोलेगा। इतना बोलकर वो स्टेज से उतर गया। लोगों में खलबली मच गई। लोग उसके पीछे पड़ गए कि कुछ बोलो, बताओ, हमें सुनना है लेकिन कुछ करना नहीं है। रहने दो, तुम्हारे बस का नहीं है सुनना। ये कहकर शायर वहां से भाग खड़ा हुआ। जिसने उसको बुलाया था उसको बहुत डांट पड़ी। कॉलेज के प्रिंसिपल ने आकर वही बातें दोहराई जो एकदम बासी थी। लोग शायर को सुनना चाहते थे। इस बदसूरत दुनिया में खूबसूरती वही तलाश सकता है जो इस दुनिया को एक डीएसएलआर कैमरे की नज़र से देखे, जो झोपड़पट्टी, गरीब के पांव, नाले तक में खूबसूरती ढूंढ सके। एक समय के बाद शायर को लोगों ने कवि सम्मेलन में बुलाना छोड़ दिया क्योंकि वो सच बोलता था। दुनिया को सच बोलने का वादा चाहिए, सच नहीं। शायर ने अब कहानियां लिखना शुरू किया। वो उन लड़कियों की कहानियां सुनता और उसे लिखकर अगले दिन किसी मैगजीन में औने पौने दाम में बेच आता। उन लड़कियों की कहानी में केवल लड़की नहीं होती, तमाम लड़के होते, दुनिया होती। लेकिन इस तरह की कहानियों से भी शायर का मन भर गया। एक दिन शायर को एक बच्चा मिला। तब उसको ख्याल आया कि उसने इस दुनिया को ऐसे देखना बंद कर दिया है जैसे ये दुनिया आज ही बनकर तैयार हुई हो। उसने बच्चों की कहानियां लिखी। बच्चों की कहानियां लिखते हुए वो घंटों बैठकर रोता। उसकी कहानियां पढ़ते हुए बच्चे खूब हंसते। बच्चों की कहानियां इतनी चल निकली कि हर जगह बस शायर का ही नाम था। इस दुनिया को बच्चों की नज़र से ही झेला जा सकता है शायद। वो जब कभी गलती से कोई कविता लिखता तो ठहाके मार कर हंसता और लोग कविता पढ़कर रोते। शायर को एक दिन वो हवेली वाली लड़की सड़क पर मिली। शायर ने उसको पहचान लिया। उस लड़की के हाथ में वही पर्ची थी जो शायर ने उसे कभी लिखकर दी थी। शायर उसे घर ले आया। वो लड़की कुछ नहीं बोलती। उसको बस वो पर्ची में लिखी कविता याद थी। शायर अपनी लिखी कविता उसको सुनाता तो वो लड़की खुश हो जाती। उतनी देर के लिए ऐसा लगता कि वो ठीक हो गई है। शायर उसके लिए रोज एक कविता लिखता और वो खुश होती। हर एक पन्ने को संभाल कर रखती। मोहल्ले वाले शायर से नाराज थे कि कैसी औरत को वो मोहल्ले में ले आया है। उसी औरत पर लिखी कविता जब मोहल्ले वाले पढ़ते तो आह वाह करते हुए हैरानी जताते कि मोहल्ले वालों की इतनी गहरी बातें शायर को आखिर पता कैसे चलती हैं। ज्यादा दिक्कत होने पर शायर ने उस लड़की से शादी कर ली। शादी उसी हवेली से हुई जिसे छोड़कर वो लड़की भागी थी। उसकी सब सहेलियों को उस लड़की से जलन हुई कि उसके पास अब पूरा शायर था। उस लड़की ने शायर के घर को ऐसे छुआ जैसे इस दुनिया की पहली औरत ने दुनिया को सजाया होगा। शायर की बेचैनी भी अब जाती रही। वो एक दिन लिखने बैठा और कागज कोरा रह गया। इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लड़की ने कुछ पन्ने सिलकर एक रजिस्टर जैसा बना दिया था कि शायर के लिखे हुए पन्ने खोए नहीं, लेकिन रजिस्टर कोरा का कोरा ही रहा। शायर बंधे हुए पन्नों पर लिख ही नहीं पाता था। उसको तो अखबार की खाली जगहों या रद्दी कागजों पर लिखने की आदत थी। ऐसे बिना शब्दों के कुछ दिन बाद ही लेखक को बेचैनी हुई। उसको समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। उसने बच्चों की कहानी लिखने की कोशिश की लेकिन वो भी नहीं आई। उसने अपने पुराने लिखे को देखा तो उसे लगा कि ये तो वो लिख ही नहीं सकता। उसके अंदर अब ऐसी कोई बात ही नहीं है कि वो कागज पर उतार पाए। शायर खाली हो गया था। हर लेखक कभी न कभी खाली होता है, लेकिन मानना नहीं चाहता। खाली हो जाना मौत जितना बड़ा ही सच है। शायर सफेद कागज को देखता तो उसके पसीने छूटने लगते।
उसको देखकर वो घबराने लगा। घबराते घबराते एक दिन हवेली पहुंचा। उसको देखकर कुछ लड़कियां चौंकी तो कुछ खुश हुई। शायर को सबने घेर लिया। शायर के पास सुनाने के लिए कुछ नहीं था। वो लड़कियां उसकी लिखी कविताएं उसको सुना रही थीं। वो उन कविताओं को सुनकर रो रहा था, जैसे आदमी किसी करीबी के मरने पर फूट फूट कर रोता है। शायर ने जिनको उनके शहर याद दिलाए थे, वो आज अपना उधार चुका रही हैं। रोते हुए शायर को देखकर आपस में लड़कियों में लड़ाई हो गई कि उसको कौन आज लेकर जाएगा। हवेली की सबसे कम उम्र की लड़की लड़कर उसको अपने कमरे में ले गई। उसने कहा, मुझ पर कविता लिखोगे? शायर ने उस लड़की को ऐसे देखा जैसे वो लड़की ना होकर कोरा कागज हो। उसने कई दिनों बाद कविता लिखी। लड़की ने शायर को अपनी बाहों से बांध लिया, जैसे कुछ जानवर अपने बच्चों को अपने मुंह में दबा लेते हैं। जब लड़की ने उसको बांधा हुआ था तब उसको घर की याद आई। घर पर बीवी उसका इंतजार करते हुए सो चुकी थी। शायर ने उस लड़की को ठीक वैसे ही पकड़ा जैसे कुछ देर पहले उस लड़की ने उसको पकड़ा था। अगले दिन सुबह वो उठकर नहा धोकर अपनी मेज पर लिखने बैठा और तब कहानी आई। वो शाम तक बैठकर लगातार लिखता रहा। उसकी बीवी जब शाम को चाय देने आई तो वो कहानियों में खोया हुआ था। उसने बीवी से पूछा, तुम कब आई? तुम तो हवेली में रहती हो ना? बीवी ने जो सुना उसको यकीन नहीं हुआ। वो चाय रखकर चली गई। रात को जब शायर अपनी कुर्सी से उठा तो पूरा रजिस्टर फटा हुआ नीचे पड़ा था। सब पन्ने कोरे थे। वो बाहर निकलकर उस बच्चे को ढूंढने लगा जिससे मिलकर उसको बच्चों की सब कहानियां याद आई थी। वो बच्चा मिला, लेकिन वो इतना बड़ा हो चुका था कि खुद की सब कहानियां भूल चुका था। शायर ने चाय की दुकान वाले एक बच्चे को पकड़ा, लेकिन उस बच्चे के मन में दुनिया को लेकर इतनी कड़वाहट थी कि वो चाय के स्वाद के अलावा जिंदगी के सब स्वाद भूल चुका था। शायर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो भागकर स्टेशन गया। पिछली ट्रेन छूट गई थी और अगली ट्रेन आने में समय था। उसने प्लेटफॉर्म पर बैठे हर आदमी, औरत, बच्चे को ध्यान से देखा। पूरी दुनिया की पिछली ट्रेन छूट चुकी थी और हर किसी को एक अगली ट्रेन का इंतजार था। जैसे ही उसको ये ख्याल आया, वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा। स्टेशन के बेंच पर एक लड़की दिखी जिस पर शायर ने कभी एक कविता लिखी थी। वो शायर के कॉलेज में थी। उसने अपने बच्चे को शायर से मिलवाया। शायर ने उस लड़की की आंखों में अपनी पुरानी कविता ढूंढी। कविता ने इन्हीं आंखों में आत्महत्या कर ली थी। उस दिन से वो आंखें बदल चुकी थीं। शायर ने जेब से 10 रुपए निकालकर बच्चे की ओर बढ़ा दिए। बच्चे की आंखों में उसको एक साफ सुथरी दुनिया दिखी। ऐसी दुनिया जिसको अभी पता भी नहीं था कि एक दिन इसको बर्बाद होना है। उसने बच्चे के सर पर हाथ फेरा और कहा, खुश रहना। कोई रहने नहीं देगा, लेकिन फिर भी कोशिश करना। बच्चे को कुछ समझ नहीं आया। वो औरत अपने बच्चे को लेकर ट्रेन का इंतजार करने लगी। बच्चे के हाथ में शायर की लिखी किताब थी। शायर लौटकर हवेली पहुंचा। लड़कियां लड़ी, पर एक लड़की ने पैसे देकर शायर को अपने पास रखा। जब वो लड़की अपनी कहानी सुना रही थी तो शायर ने बीच में उसको टोका और कहा, ये कहानी तो मैं कई बार सुन चुका हूँ। लड़की बोली, हमारी सबकी कहानी एक ही तो है। कहानी कोई नई थोड़े होती है, बस कहने वाला नया होता है। शायर ने लड़की से कागज मांगा, पर लड़की के पास कागज नहीं था। उसने अपनी पीठ सामने कर दी। शायर ने पीठ पर अपना एक आंसू रख दिया। लड़की को तुरंत नींद आ गई। इतनी गहरी नींद में वो आखिरी बार तब सोई थी जब एक लड़के के साथ भागी थी। शायर रोज हवेली जाता और धीरे धीरे हवेली की सब लड़कियां एक कविता पाकर अमीर हो गई। शायर जितना अपने आप को खाली कर रहा था, रोज उतना ही भरता भी जा रहा था। एक दिन जब वो सुबह घर पहुंचा तो घर पर बीवी के साथ किसी को देखा। उसको गुस्सा नहीं आया। उसने उस दिन बीवी को महीनों बाद प्यार किया। वो प्यार इतना गहरा था जैसे वो अपनी बीवी के साथ नहीं, किसी और की बीवी के साथ हो।
बीवी ने उस दिन घर छोड़ दिया। जाने से पहले वो माफी मांगती रही। शायर हैरान होता रहा। महीनों बाद वो अपने घर की छत पर गया। पड़ोस वाले घर से मियाँ बीवी के झगड़ने की आवाज आ रही थी। एक बेटा अपनी माँ को मार रहा था। एक लड़की घर छोड़ने की तैयारी में थी। कोई फांसी का फंदा बनाकर सही समय का इंतजार कर रहा था। उसने आसमान में देखा। चांद उसको पुराना लगा। उसको पूरी दुनिया घिसे हुए पन्ने की तरह लगी। अगले दिन जब उसने दरवाजा खोला तो कोर्ट का सम्मन आया हुआ था। उस पर अश्लील कहानियां लिखने का आरोप लगा था। कोर्ट में जज के सवालों पर वो ठहाके मारकर हंसता रहा। कोर्ट की हियरिंग के दिन शहर की गुमनाम हवेलियों में रहने वाली लड़कियां कोर्ट पहुंची। हर लड़की के हाथ में पैसे और कविताएं थीं। मोहल्ले वालों ने भी मिलकर केस किया था कि शायर से मोहल्ले का माहौल खराब हो रहा है, इसलिए उसको इस मोहल्ले से बाहर निकाला जाए। लड़कियां केस जीत गईं। मोहल्ला हार गया। शायर जीता या हारा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। केस का फैसला आते ही उसने अपना घर शहर के एक इज्जतदार आदमी को बेच दिया। मोहल्ले में अब सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन मोहल्ले का माहौल अब सही हो गया था, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। घर से मिले हुए पैसे उसने हवेली की लड़कियों में बांट दिए। अब हवेली ही उसका घर था। हर नई लड़की शहर में अपना उस छोड़कर भागे हुए प्रेमी को ढूंढती। शायर की किताबें खूब बिक रही थी। गालियां भी मिलती और गालियों से ज्यादा प्यार मिलता। हवेली पर चिट्ठियों के अंबार लग जाते। उसके बारे में सुनकर दूसरे शहर की हवेलियों में रहने वाली लड़कियां आती, शहर के पास बैठकर रोती और चली जाती। जो मिलता उसको वो कहता, बस थोड़े दिन और सब ठीक हो जाएगा। शायर ने दुनिया के बड़े लेखकों की कहानियां पढ़ रखी थी कि वो कैसे मरे थे। वो उनके जैसे नहीं मरना चाहता था। एक समाज की इससे बड़ी हार क्या होगी कि जहाँ कोई लेखक वहाँ के बड़े लेखक जैसी मौत ना चाहे। वो एक साधारण सी मौत चाहता था। वो उन लड़कियों को मजाक में कहता, देखना जिस दिन मरूंगा ना, पूरा शहर रुक जाएगा। लड़कियां उसकी बातों पर हंसती और अगले कस्टमर के पास ऐसे चली जाती जैसे कोई रोज सुबह उठकर मुंह धुलने चला जाता है। शरीफ लोग अपनी शरीफ महफिलों में शायर का लिखा सुनकर तालियां बटोरते, लेकिन इन महफिलों में शायर को नहीं बुलाते। एक बार शायर को शहर की एक अमीर औरत ने बुला लिया। महफिल के सारे लोग शराब के नशे में धुत थे। अमीर औरत के अलावा बाकी सब लोग शायर की बात पर वाह वाह कर रहे थे। अमीर औरत अपने चश्मे को बार बार ठीक कर रही थी। चलने से पहले वो शायर को छोड़ने नीचे तक आई और बोली, आपको अपनी कहानी सुनानी है। शायर ने कहा, तुम तो हवेली में रहती थी ना, यहाँ कब आई? तुम्हारी कहानी में कुछ नया नहीं है। उस औरत ने शायर की जेब में पैसे भर दिए और जाते जाते बोली, आपकी कविताओं में अब नया कहाँ है कुछ? शायर को यह सुनकर झटका लगा, जैसे वो किसी नींद से जागा हो। शायर ने वो पैसे लाकर इस हवेली की औरतों को दे दिए। उस रात शायर सोया नहीं। नशा वो पहले ही छोड़ चुका था। उसने हवेली में अपनी पढ़ी हुई सब कविताएं उठाकर पढ़ी। उसकी जो किताब हवेली में पड़ी थी, उसने घबराकर उस किताब को पलट कर देखा और बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगा। लड़कियों को समझ नहीं आ रहा था कि शायर को क्या हुआ। उसने अपना लिखा हुआ एक एक पन्ना फाड़ दिया और कमरा बंद करके लिखने बैठ गया। सुबह जब लड़की ने दरवाजा खटखटाया तो शायर ने दरवाजा नहीं खोला। लड़की ने खाने के समय खाना खिसका दिया। शाम को खाली प्लेट दरवाजे के बाहर मिली। ये सिलसिला एक हफ्ते तक चला। जब एक हफ्ते बाद शायर निकला तो ऐसे लग रहा था जैसे उसकी उम्र 10 साल कम हो गई हो। नहाकर वो सो गया। उसने एक लड़की को उस अमीर औरत का पता बताया और कहा कि ये रजिस्टर उस अमीर औरत को भिजवा दे। उधर उस अमीर औरत के घर शायर की पहली पूरी किताब पहुंची। वो अमीर औरत उस रजिस्टर को पढ़ते ही भागते हुए उस हवेली में आई। शहर की नई और पुरानी हवेली मिलकर एक हो गई। शहर गहरी नींद से कभी नहीं उठा। उस शायर को आखिरी बार देखने के लिए लाइन लग गई। शहर की हर एक हवेली की औरतों के लिए धरती पर एक जगह खाली हो गई थी। उस खाली जगह में एक दुनिया मर चुकी थी। उन लड़कियों का शहर एक बार फिर से खो गया था।
जो भी लड़की शायर से मिलने आती उसके हाथ में एक पर्ची होती। उनका अपना चला गया था। वो आदमी चला गया था जिसने औरत कौन है से ज्यादा ये समझा कि वो सब औरतें थी। शायर के हाथ को आखिरी बार सब लड़कियां ऐसे छू रही थीं जैसे संगम में नदियां एक दूसरे को छूती हैं। छूकर कुछ देर तक अपने अंदर लहर महसूस करती रहीं। धंधे का समय हो गया था, लेकिन उस दिन कोई भी लड़की धंधे के लिए तैयार नहीं थी। शायर ने उन सबको एक रात के लिए ही सही लेकिन मुक्त कर दिया था। अमीर औरत ने उस किताब को छपवा दिया। आज लोग उस शायर को इज्जत से याद करते हैं, बैठकर आंसू बहाते हैं कि उसको कभी समझा नहीं गया। उसकी आखिरी किताब के पहले पन्ने पर लिखा था उन सभी शायरों, लेखकों के नाम जो कुत्ते की मौत मरे और मरते रहेंगे। Subscribe, subscribe, subscribe.